जय हिंद, जोहार साथियों। सबसे पहले मैं यूडीएसएफ को धन्यवाद और बधाई देता हूं इस खूबसूरत आयोजन के लिए। एंड आई अपोलोजाइज माय फॉरेन फ्रेंड्स टू स्पीकिंग इन हिंदी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन भर इंक्लूजन के लिए संघर्ष करते रहे। समाज में तरह तरह के एक्सक्लूजन थे, बहिष्करण था, उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। और मैं यूडीएसएफ को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आमतौर पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती या फुले अम्बेडकर जयंती में आदिवासी मुद्दों पे कम बात हो पाती है बाहर में, लेकिन उन्होंने मुझे आदिवासी मुद्दे पे बात करने का अवसर दिया, इसके लिए भी उनका बहुत धन्यवाद। लिबरलाइजेशन के दौर में आदिवासियों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि उदारीकरण या उदारवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा है जो दुनिया भर की सरकारों ने एक खास समय में अपनाई। भारत में भी 1990 के बाद से हम उदारीकरण के दौर के रूप में देखते हैं, लेकिन इस उदारीकरण के प्रभाव अलग अलग समुदायों पर अलग अलग पड़े। आमतौर पर हम सभी वंचित समूहों को एक रूप करके देखने की कोशिश करने लगते हैं। ये बात सच है कि पिछले कुछ वर्षों में वंचित समूहों की एक नए तरह की एकता दिखाई पड़ रही है। खासतौर पर रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद से अलग अलग ऐसी कई घटनाएं घटी है कि वंचितों की एक नए तरह की एकता है और सरकार बीच बीच में उसकी जांच करती रहती है कि एकता बनी हुई है या टूट गई है। तो हम एकजुट हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। उसमें कुछ आदिवासी मुद्दे भी शामिल हो जाएं या कम से कम हम अंदर की भी कुछ बातें कर लें ताकि ये एकता टिकाऊ बन सके। क्योंकि अगर सिर्फ बाहरी स्तर पर हम एकता निर्मित करेंगे तो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकती। तो आदिवासियों के ऊपर उदारवाद या उदारीकरण के प्रभाव दलितों से भिन्न है, इसलिए उस पर और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ बात करने की आवश्यकता है। आमतौर पर उदारवाद से बहुत सारे समुदायों के बहुत सारे हितों की रक्षा हुई है। कम से कम जाति व्यवस्था को कमजोर करने में एक तरह की मदद मिली है कि अब आप इस आर्थिक उदारवाद के बाद की संस्थाओं में हमेशा उस तरह की अस्पृश्यता नहीं है और जाति की जो पकड़ है थोड़ी ढीली हुई है। लेकिन आदिवासियों के साथ में दो तीन ऐसी चीजें घटित हुई है उदारवाद के बाद से जो उनके जीवन में एक नई त्रासदी लेकर आई है। सबसे पहले स्तर पर देखें कि जो विकास का रास्ता अपनाया गया है उससे आदिवासियों को क्या हासिल हुआ। तो आदिवासियों को तमाम विकास योजनाओं से सिर्फ विस्थापन हासिल हुआ है और ये मैं साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूँ। 1950 से लेकर के 2001 तक के अगर आंकड़े देखें तो 2001 तक देश में विकास योजनाओं से करीब 5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। इन 5 करोड़ लोगों में से आदिवासियों की जनसंख्या 40 से 50% के बीच है, यानी आधे से करीब आधे लोग आदिवासी थे जो लोग विस्थापित हुए। उनमें से देश की जनसंख्या में आदिवासियों का प्रतिशत 8 से 9%। 8 से 9% लोगों की भागीदारी वाले देश में जब विकास योजनाओं से विस्थापित होने वालों की संख्या 40 से 50% है। इससे ये अनुमान लगाना आसान है कि विस्थापन का सबसे ज्यादा दंश किसको झेलना पड़ा है। फिर ये तरह तरह की परियोजनाएं थी, जो परियोजनाएं
क्यों आदिवासी विस्थापित हुए? क्योंकि विकास योजनाएं जिन प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर चलाई जाती हैं, उनमें से अधिकांश प्राकृतिक संसाधन आदिवासी क्षेत्रों में है। मसलन कोयले के 70% भंडार आदिवासी क्षेत्रों में है, या आयरन और लोहा अयस्क जिसके 80% से अधिक भंडार आदिवासी क्षेत्रों में है, या बॉक्साइट जिसका 60-70% आदिवासी क्षेत्रों में है, या क्रोमाइट जिसका पूरा 100% वो आदिवासी क्षेत्रों में है। और अब चूंकि निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, उद्योगों को खोल दिया गया, नियमों में ढील दी गई, जिससे कि कोई भी उद्योगपति, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और इवन बाहरी लोग, विदेशी लोग भी इन क्षेत्रों में जाकर के खनन कर सकते हैं या अलग अलग विकास योजनाएं, कोट एंड कोट विकास योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा आदिवासियों को झेलना पड़ा। उस विस्थापन के परिणाम स्वरूप दूसरा क्या हुआ, उदारवाद का दूसरा जो पड़ाव है, उसमें एक ऐसा शहरीकरण हुआ, शहरीकरण और सर्वहाराकरण। इसको आप समझने की कोशिश करिए कि ये पारंपरिक सर्वहारा से भिन्न है। ये एक नए तरह का आदिवासियों का सर्वहाराकरण है। और आज बहुत बड़ी त्रासदी ये है कि हमारे पास में सूचनाओं का एक बहुत बड़ा कूड़ेदान की तरह हर जगह बिखरा हुआ पड़ा है। मोबाइल को हम उठाकर देखते हैं, सूचनाएं कूड़े की तरह आती जा रही है। उसमें से ज्ञान की तलाश करना लगभग बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सी चीज इसमें प्रामाणिक है, क्या चीज पे हम विश्वास कर सकते हैं। इतनी सारी सूचनाएं हैं कि अब आदिवासियों के बारे में गंभीर और संवेदनशील बात करने के लिए हमारे पास में अच्छी सामग्री ढूंढनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलेगी। उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्य धारा के विमर्शों में आदिवासियों को पिछड़े हिंदू मान लिया गया, या फिर उनको एक सामान्य सर्वहारा की तरह, गरीब की तरह देखने की एक प्रवृत्ति विकसित हुई है। जबकि वास्तव में आदिवासियों की स्थिति पारंपरिक रूप से भिन्न रही है। वो मुख्य धारा से बाहर रहे हैं, ना वो पिछड़े हिंदू हैं, ना वो सर्वहारा हैं पारंपरिक रूप से। लेकिन जब इतनी सारी विकास परियोजनाओं में करोड़ों लोग विस्थापित हुए, तो वो विस्थापित लोग गए कहाँ? तो एक नए तरह का शहरीकरण देखा गया है। 2001 से 2011 के बीच में शहरों में आदिवासियों की जनसंख्या में 49.7% की वृद्धि हुई। ज्यादातर शहरों में, जो खासतौर पर आदिवासी बहुल राज्य हैं, उनके शहरों में, उनकी राजधानियों में, यानी प्रति वर्ष लगभग 5% की वृद्धि है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि 2% है उनकी जनसंख्या में। अब शहरों में जाकर के वो करते क्या हैं? आप और हम सब जानते हैं कि वो क्या करते हैं। वो दूसरों के घरों में काम करते हैं, या दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, या कोई भी जिसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, उसमें काम करते हैं, जिसमें कि उनके आर्थिक हित भी सुरक्षित नहीं हो पाते। ना उनका स्वास्थ्य सुरक्षित हो पाता, ना उनके आर्थिक हित सुरक्षित हो पाते। और मैं समझता हूँ कि ये एक सिर्फ आर्थिक प्रश्न नहीं है, ये एक सांस्कृतिक प्रश्न भी है। इससे क्या उनका एक प्रतिकूल समावेशन हुआ है, एडवर्स इंक्लूजन। प्रतिकूल समावेशन से तात्पर्य है कि ये इंक्लूजन उनकी शर्तों के आधार पर नहीं हुआ, ये शहर की जरूरतों के आधार पर हुआ है। जो शहर के पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, उनकी शर्तों के आधार पर एक इंक्लूजन, कि उनको घर में काम करने के लिए कोई चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए फैक्ट्रियों के लिए। तो वो कौन हो सकते हैं? वो आदिवासी हो सकते हैं, आसानी से उपलब्ध, न्यूनतम मजदूरी से कम में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये जो शहरीकरण हुआ है, जो उनकी इच्छा के खिलाफ है, इसका एक सांस्कृतिक पहलू ये है कि आदिवासियों का अस्तित्व उस सांस्कृतिक परिवेश से निर्मित होता है जिसमें वो रहते आए हैं। वो जंगल जमीन का स्वयं को संरक्षक मानते हैं, प्राकृतिक रूप से संरक्षक मानते हैं कि हजारों वर्षों से हमारे पुरखों ने इन जगहों की रक्षा की है, इसलिए इन जगहों पर हमारा अधिकार है। इसलिए वो उन जगहों को छोड़ना नहीं चाहते। ये एक अलग डिबेट है, इस पर विस्तार से बात की जा सकती है कि उनका हित किसमें है।
क्या उन जगहों को छोड़ने में है या उन जगहों में बने रहने में। लेकिन ये उनकी चॉइस नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ एडवर्स इंक्लूजन, ये उनकी चॉइस नहीं है, ये उनके ऊपर थोपा गया एक विकल्प है जिसको मजबूरी में उनको अपनाना पड़ रहा है। इसमें वो एक सर्वहारा की हैसियत में आ गए हैं, जिसमें उनके पास में कोई सिस्टमेटिक कोई सैलरी नहीं है, वेजेस नहीं है, और साथ में उनके स्वास्थ्य की कोई देखभाल नहीं है। और जिस परिवेश की, सांस्कृतिक परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब कोई झुग्गी झोपड़ी में आकर के रहने लगे अपने इलाके में, जिन इलाकों को उन्होंने समृद्ध किया, जिनसे उनका एक भावनात्मक लगाव है और जिनमें वो अपनी भाषा में लोगों से बात कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ करके शहर में एक झुग्गी झोपड़ी में आकर के रहने से ना उनकी भाषा उनको शिक्षा का माध्यम के रूप में मिल पा रही है, ना वो परिवेश पड़ोस मिल पा रहा है, ना अपने समुदाय के लोग हैं, तो उनके जीवन से उत्सव खत्म हो गया है। हमको कोई ना कोई उत्सव चाहिए। अगर हम जैसे आमतौर पर ये होता है कि हम कुछ उत्सवों को त्यागते हैं, तो हमको नए उत्सव भी चाहिए। तो नए उत्सवों के अनुकूल वो खुद को नहीं पा रहे हैं, और पुराने उत्सव जो उनके परिवेश से निर्मित होते थे, जो नदी से संबंधित कोई बात है, जंगल से, पेड़ से संबंधित बात है, अब झुग्गी झोपड़ी में ना नदी है ना पेड़ है, वहाँ तो गंदा नाला है पास में, तो इससे उनके साथ में एक बहुत बड़ा क्राइसिस, एक अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। और इसपे कल्चरल यानी सांस्कृतिक पहलू भी है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई सुरक्षा नहीं है। इसका परिणाम ये है कि आदिवासियों में 50% से अधिक महिलाएं एनीमिक है। झारखंड में ये प्रतिशत और भी ज़्यादा है। जो BMI के आधार पर पैमाना देखते हैं, उसमें उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनमें 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर बहुत अधिक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको झेलनी पड़ रही है। फिर एक परिणाम और हुआ है इस उदारवाद की वजह से, वो ये है कि प्रतिरोध का अपराधीकरण हो गया है। इससे तात्पर्य यह है कि आमतौर पर जब कोई विकास परियोजना आदिवासी क्षेत्रों में आती है, तो आदिवासी उसका विरोध करते हैं। हमेशा से बाहरी लोगों का विरोध करते आए हैं। बाहरी लोगों को दिक्कू कहते हैं, दिक्कू यानी दिक्क करने वाले, परेशान करने वाले। तो चाहे वो भारतीय है या बाहरी हैं, जो भी दूसरे देशों के हैं, अगर वो उनके जीवन में दखल करते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, उनका प्रतिरोध करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, उदारवाद की शर्त है कि हर हाल में मुनाफा चाहिए। पूंजीवाद की विशेषता है कि हर हाल में मुनाफा चाहिए। तो उसमें अब उस मुनाफे के रास्ते में जो भी बाधा है, उस बाधा को किसी भी कीमत पर हटाना है। तो उसके लिए क्या हो गया कि अब आदिवासियों के ऊपर ये आम हो गया है कि UAPA लगाना या और कोई राजद्रोह का केस लगाना, मुकदमा करना, ये आसान हो गया है। या उनको नक्सल या माओवादी कह देना, ये आसान हो गया है। ऐसे हजारों लोग हैं जो इस तरह के मुकदमा झेल रहे हैं और जेलों में बंद हैं। और सरकार और मीडिया उनको इसी नज़र से देखते हैं कि पर्याय के रूप में देखने लगे कि ये आदिवासी और नक्सल जैसे एक ही हैं। इवन आप देखिए कि जब अभी 31 मार्च को या 30 मार्च को देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि अब हम नक्सल मुक्त भारत में रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान बांसवाड़ा डूंगरपुर के MP का नाम लेते हुए कहा कि देखिए कि अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो ये भी आज आत्मसमर्पण कर रहे होते। उन्होंने एक चुने हुए MP को भरी संसद में ये बात कही। तो इससे पता चलता है कि बाहरी समाज का या सत्ता का या मीडिया का आदिवासियों के बारे में नजरिया क्या है। इसी प्रकार का एक उदाहरण आपको तो देखने को मिलेगा। 2018 में देश के आदिवासियों ने एक आंदोलन किया जिसका नाम था पत्थलगड़ी। पत्थलगड़ी में उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्होंने यही किया कि भारत का संविधान उनको जो अधिकार देता है, वही बात उन्होंने एक बड़े पत्थर पर लिख करके और अपने अपने गांव के बाहर लगा दी कि हमारे इन अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। भारत के संविधान की बात कर रहे थे वो। और जिन लोगों ने ये बात की, 10,000 से अधिक लोगों पर FIR हुई, बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए जो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक वो तारीखें आ रही हैं उसकी। तो इस तरह से जो उनका प्रतिरोध था, उन्होंने प्रतिरोध पूरा अहिंसात्मक तरीके से संवैधानिक दायरों में जो भी प्रतिरोध किया, उसका एक अपराधीकरण करने की कोशिश की, उसको इस तरह से पोर्ट्रेट करने की कोशिश की कि मानो वो देश के दुश्मन हैं, उनको देशद्रोही कहा गया कई बार।
तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। और इसमें रास्ता क्या है? इसमें रास्ता कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जो एक रास्ते की तरह देखे जा सकते हैं। जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान है भारतीय संविधान में। उस 5वीं और 6ठी अनुसूची से होता है कि आदिवासियों को ये विशेषाधिकार मिलते हैं कि वो अपनी जमीनों की रक्षा कर सकें, ताकि आदिवासियों की जमीन कोई और नहीं खरीद सकता, किसी और के नाम नहीं हो सकती। इस तरह के प्रावधान किए गए, उनको विशेषाधिकार दिए गए, यानी उनके भूमि अधिकारों की रक्षा हुई। उनके स्वशासन को परिभाषित किया गया है कि उनको स्वशासन का अधिकार है और उस अधिकार की वकालत करते हैं ये 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान। साथ में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी उनके क्षेत्रों में अगर कोई प्रावधान लागू किए जाएंगे जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार नियम बनाती है, तो वो पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से पास होंगे, तभी वो लागू हो सकेंगे। अब इनको एक तो ये हो गया 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो उनका अधिकार मिले हैं। साथ में पेशा एक्ट है जो 1996 में आया, जो पंचायती राज का एक्सटेंशन है आदिवासी क्षेत्रों में, जिसमें कि आदिवासी ग्राम सभाओं को ज़्यादा अधिकार दिए गए, उनको मजबूत करने की कोशिश की गई। साथ में संवैधानिक प्रावधानों में फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो 2006 में आया, जो उनके पारंपरिक अधिकारों की वकालत करता है। ये संवैधानिक रास्ते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए आदिवासी संघर्ष करते रहे। हालांकि आदिवासियों की मूलभूत मांग स्वायत्तता थी, जो संविधान सभा की बैठकों की जो बहसें हैं उनमें हम जाकर के पढ़ सकते हैं। उन्होंने हमेशा अपने आत्मनिर्णय के अधिकार की या स्वायत्तता की वकालत की है। तो स्वायत्तता का प्रश्न तो बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन कम से कम उनके संवैधानिक अधिकार उनको मिले, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें छोटी मोटी सफलताएं उनको मिली है जब बाहरी समाज का थोड़ा संवेदनशील रवैया रहा है और आंदोलनों में एक मजबूती। जैसे एक नियमगिरी का केस है जिसको आप अधिकांश लोग जानते हैं कि वेदांता जैसी बड़ी कंपनी ने उनके इलाकों को लेने की कोशिश की बॉक्साइट खनन के लिए, जो ओडिशा के नियमगिरी पहाड़ में। तो वहाँ पर आदिवासियों ने मिलकर के नियमगिरी सुरक्षा समिति बनाई और उसका विरोध किया। और अनुच्छेद 25 और 26 के तहत उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक अधिकार के दायरे में आता है। इन पहाड़ों को हम पिता मानते हैं, नियम राजा हम इसको बोलते हैं, और ये हमारे पिता हैं, ये हमारे संरक्षक है, वर्षों से हमारा संरक्षण करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यहाँ एक वो नजरिया सामने आता है कि जो आदिवासी प्राकृतिक संसाधनों को, जैसे बाहर की भाषा में प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, तो वो उसको अपने पुरखे की तरह मानते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस लूट के लिए नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस के उनके साथ में उनका भावनात्मक संबंध है। उस संबंध को बचाया जा सका क्योंकि उसमें कुछ लोगों की मदद से वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ग्राम सभाओं की राय ली गई और 12 की 12 ग्राम सभाओं ने उसको खारिज किया कि हमको ये वेदांता नहीं चाहिए। लेकिन वेदांता ने फिर से कोशिश की है अभी 2024-25 में उसी रायगढ़ जिले में सिजीमाली नाम से एक दूसरी पहाड़ी है, वहाँ पर 311 मिलियन टन बॉक्साइड है और उसको निकालने के लिए वेदांता लिमिटेड ने 50 वर्ष का खनन पट्टा बना लिया है। और उसके खिलाफ लोग एक संगठन बना करके जिसका नाम है माँ माटी माली सुरक्षा मंच लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उसमें चूंकि पिछली बार ये हुआ कि ग्राम सभाओं ने खारिज कर दिया, तो इस बार उन्होंने ग्राम सभाओं से एक फर्जी फैब्रिकेटेड कंसेंट ले लिया और उसको लेकर के लोग केस लड़ रहे हैं कि ये गलत तरीके से हमसे लिया गया, हमको कुछ और बताया गया और दस्तावेज में कुछ और लिखा हुआ था और हमारे साथ में धोखा हुआ है। इसी तरह से बहुत दूसरी जगहों पे लोग भी लड़ रहे हैं। कर्नाटक में जैनु कुरुवा नाम का एक कम्युनिटी है जो शहद इकट्ठे करने वाले लोग हैं और 20,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। बहुत सारी परियोजनाएं सरकार की चल रही है और सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को, हर सरकार चाहे वर्तमान सरकार हो या पहले की सरकार हो, पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों की जमीनों को बहुत ही मुफ्त में उनको दे देती है। यहाँ सिर्फ आर्थिक प्रश्न ये है कि वहां से विस्थापित होकर के आदिवासी जाएंगे कहाँ। तो वो लोग एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उनके सामने यही रास्ता है कि अपना सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपना अस्तित्व कैसे बचाएं।
उनकी अस्मिता और अस्तित्व दोनों का सवाल संकट खड़ा हो गया है। उसमें ये जो नए तरह की एकता है, जो बहुजनों के बीच में, वंचित समुदायों के बीच में एक एकता निर्मित हुई है, ये निश्चित तौर पर बहुत मायने रखती है, क्योंकि सब लोग उनके अधिकारों के प्रति सचेत होंगे या उनकी परिस्थितियों के प्रति सचेत होंगे तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर एकजुट हो पाएंगे, उनके साथ खड़े हो पाएंगे। और इससे फिर ये हम उनके ऊपर छोड़ देना बेहतर होगा कि वो क्या चुनते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि क्या उनको जंगलों में छोड़ देना चाहिए या उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। जो भी हो वो तय करे, इसकी शर्तें वो तय करे, विकास के रास्ते वो तय करे कि जिससे कि उनको दूरगामी प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ने वाला है, ये सोच करके वो तय करे। और इसमें उनके सांस्कृतिक प्रश्नों को भी ध्यान में रखाया जाए, उनकी स्वायत्तता के प्रश्न को भी ध्यान में रखा जाए, और तभी हम उनका भविष्य सुनिश्चित कर सकेंगे। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार सामाजिक लोकतंत्र में ना हो। इसलिए ये सामाजिक लोकतंत्र निर्मित करने के लिए आवश्यक है कि इन प्रश्नों पर हम विचार करें और आपसी सहमति का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।